नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पूनम सिंह। और क्या हो सकता है कि पॉडकास्ट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा पॉडकास्ट यानी हमारा पॉडकास्ट आपका और हमारा, ये पॉडकास्ट रिश्तों पे आधारित है। रिश्तों की समस्याओं से लेके उसके निवारण तक हम बातें करते हैं रिश्तों पे, जो हमारे आज के व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ी समस्या के स्वरूप खड़ा है, जिसे हम निरंतर प्रयास करते कि ये खड़ी दीवार को, इस ऊंची दीवार को, इस और क्या हो सकता है के माध्यम से उस दीवार को गिरा दी जाए। और आपके जीवन में अगर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या जो कि रिश्तों के बीच में आ रही है, या कोई खटास आपके रिश्तों में आ गई है, चाहे वो पति पत्नी का जीवन हो, चाहे वो माता पिता से संबंधित हो, चाहे वो आपके घर परिवार में किसी भी रिलेशन में हो, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे स्क्रीन पे, जैसा कि मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं, हमारे स्क्रीन पे एक मेल आईडी जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसके माध्यम से आप हमसे बातें कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपका नाम और शहर गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि जो आपकी समस्याएं हैं उस पे हम अपने एक्सपर्ट्स, जो भी हमारे इस पॉडकास्ट पे गेस्ट मेहमान या हमारे इस पॉडकास्ट के सदस्य मौजूद होते हैं, उनसे हम उन समस्याओं के बारे में, उस समस्या के निवारण के बारे में बातें करते हैं। वो बातें आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी। जहां आप अपने रिश्तों में कोई बात नहीं कह सकते तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से उस विशेष व्यक्ति से आप ये बात कह सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए, आज हम इस पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्हें लिखने का बड़ा शौक, और सिर्फ यही नहीं, इनके फोरफादर, इनके दादाजी और इनके पिताजी को भी लिखने का बड़ा शौक था। यहाँ तक कि ये लोग हरि भजन भी लिखते थे, शेरो शायरी का बड़ा शौक था, गजल, जो कि नज्म, इस तरीके की चीजों में इनका रुझान रहा है। तो हम उन विशेष व्यक्ति से, जो कि हमारे साथ में मौजूद है, जिनका नाम है जलाल जी, और बहुत ही उम्दी इनकी पर्सनालिटी है, इनकी बातें बहुत कुछ सिखाने वाली हैं, और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमसे और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ आप सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और क्या हो सकता है कि पॉडकास्ट पे एक नया एपिसोड, जहां पे हम हैं जलाल जी के साथ में। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और होप सो कि पहली बात प्रेम जी के साथ आप कर चुके हैं। तो अब हमारे दर्शकों को, जैसा कि हमने आपके प्रोफेशन के बारे में बातें की, प्रोफेशन के साथ साथ हमने जाना कि सर किस के साथ में मिल चुके हैं, किन के साथ में काम कर चुके हैं, इंडस्ट्री में काम क्यों होता है, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, या कितना काम सर ने किया और कितना इनका एक्सपीरियंस रहा। हालांकि हम बहुत सारी बातें नहीं कर पाए, पर जितना भी हमारे फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो इसका लिंक बायो में दे देंगे, आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके वो पहला एपिसोड देख लें, इसके पहले का एपिसोड। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे बेसिक। सर, अब हम लोग आते हैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में। यस सर। तो व्यक्तिगत जीवन में सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपके फोरफादर यानी कि दादाजी, हमारे दादाजी अब तो है नहीं, तो पिताजी भी नहीं। तो ये जो शौक हुआ गजलों का और शायरी का, और आपने बोला कि वो हरि भजन भी लिखते थे, तो हरि भजन का भी ऐसा फैमिली में विवादित नहीं हुआ कि हरि भजन क्यों लिखते हो? भाई, जब हमारे दादाजी ने लिखना शुरू किया, उस वक्त तासुब नाम की कोई चीज नहीं थे। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग थे, सब एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। मतलब ये समझिए, हर शहर, हर मोहल्ला बेगमपुर था, जहाँ गमों का कोई निशान नहीं था। उस वक्त किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और ना कोई मानता था। और ये सर मतलब
कि बेसिक, जैसे मेरा पूछने का रीजन ये था कि जो शौक जो आया दादाजी को या उनसे आपके फादर को, फादर से फिर आप, एक पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन तो आपके साथ में, तो क्या अनुभव रहा आपका? मतलब कभी आप दादाजी को सुनते होंगे या पिताजी को सुनते होंगे, ये शौक आपके अंदर कैसे बिल्डअप हो गया? मैंने दादाजी को बहुत बचपन में देखा था। उनके चेहरे को मैं पहचान सकता हूँ। मैं उनके साथ कभी रहा नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा था। अच्छा। पिताजी के साथ तो मैं बहुत दिन था। तो मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, तो जितना भी सोचते थे वो मुझसे लिखवाते थे। उनके बाजू में मैं कलम लेकर बैठता था, कापी लेकर बैठता था, तो जो बोलते थे मैं लिखता था। तो ये मुझे ज्ञान मिलना शुरू हुआ। एक बार तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा, वो पहला और आखिरी बार था। दादाजी ने? नहीं, हमारे वालिद ने, पिताजी। हुआ क्या कि मैं थोड़ा अपसेट था पढ़ाई से, और मैं बैठा था, मेरे फादर आए, उन्होंने कापी दिया कि 4 लाइन लिख दो, याद है फिर भूल जाएंगे। तो जब मैं लेकर लिखने बैठा तो उन्होंने मुझसे पूछा इनकलाब माने क्या होता है, क्योंकि मेरा मूड खराब था। मैं कहते जिंदाबाद, तो तुमने मारा एक थप्पड़। कितना सिखा रहा तू, इनकलाब माने जिंदाबाद, मतलब क्या वो इनकलाब जिंदाबाद। तो वो मेरा मूड डिस्टर्ब था। हाँ, मैं उस दिन लिखने मूड में नहीं था। तो वो पहला और आखिरी थप्पड़। क्या एज थी सर आपकी? क्या एज थी? 14-15 साल। 14-15, मतलब प्रीमेच्योर, तो आप एटलीस्ट बच्चे तो नहीं थे। नहीं। हाँ, तो अच्छा, वालिदा आपकी हाउसवाइफ? हाँ, वो भी हयात में नहीं है। अच्छा, हयात में नहीं है। तो आप, अब आपकी शादी वादी, मतलब बच्चे हैं? हाँ। बच्चे लड़के लड़कियां या? हाँ, दो लड़के, 4 लड़कियां। 4 लड़कियां। और आपकी दुआ से 6 की शादी हो चुकी है। अच्छा, शादी वादी हो गई। हाँ। वेल सेटल्ड। हाँ, 3 बड़े वाले के 2 लड़के, छोटे वाले को 1 लड़का, यानी 3 पोता और 6 नाती, 2 नतनी। पहले सर इसी बात पे हम एक बात करते हैं कि जैसे आपकी 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो आपने जब पहली बेटी की शादी की होगी, मोस्टली होता है ना कि जो जिसके लड़कियां घर में होती हैं उनको बहुत पता नहीं, ये सभी माँ बाप को टेंशन होता है कि यार वो शादी हो जाए, अपने घर चली जाए और सही सलामत अपने उस परिवार में खुशी रहे। तो एक बाप की तौर पे क्या मतलब जिम्मेदारी थी आप पे 4 बेटियों की, मतलब एक तरीके से शादी करना भी, क्योंकि बिना पैसे बिना चीजों के शादी तो होती नहीं, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। आज के माहौल के साथ आपका क्वेश्चन, आपका सवाल वाकई बहुत गजब है, क्योंकि मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। जब मैंने 17 साल 18 साल हुआ मुझे पहली लड़की की शादी की, उस वक्त तो माहौल बड़ा खुशनुमा था। उसके बाद माहौल ने अचानक करवट बदली। इसे एक शेर है, कितनी तेजी से माहौल बदला वो मैं एक शेर के माध्यम से बता रहा हूँ। वक्त इतना खराब है साहब, नेकियां भी अजाब है साहब। ब्लेड की धारदार परतों पर, ब्लेड से तेज कोई धार नहीं होता। ब्लेड की धारदार परतों पर दौड़ता इनकलाब है साहब। इनकलाब इतनी तेज दौड़ा कि लग रहा है ब्लेड की धार पर दौड़ रहा है। आज अगर आप लड़की की शादी करने उठेंगे तो लड़का वाले जो आते हैं उनका सोच क्या होता है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे साथ गुजरा हुआ। बहुत छोटे से मकान में रहते हैं, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बिस्वे का मकान था। हमारे दादा के पास 3 हिस्सा जमीन थी, जो 1919 में उन्होंने खरीदी। तो हमारे 1919, हाँ, मतलब 100 साल पुरानी हो गई। हाँ, आज उसी में रहते हैं हम लोग। तो हमारे दादाजी को 2 लड़के 1 लड़कियां, तो उन्होंने बराबर का डिवाइड कर दिया, मतलब एक हिस्सा, एक बिस्सा 1 लड़की को दिया, एक बिस्सा 1 लड़के, एक बिस्सा 1 लड़के को। उन्होंने एकदम मोहब्बत से डिवाइड कर दिया बराबर से। जबकि लड़कियों का मुस्लिम समाज में 2 आना होता। नहीं सर, ये तो हिंदू समाज में भी अब होने लगा। नहीं, हिंदू समाज में तो लड़कियों का हक मिलता ही नहीं था ना। हाँ। वो तो उनके शौहर के हिस्से में उनका हक होता था। और मुस्लिम समाज में 2 आना, मतलब 12%
शौहर के हिस्से में और 12% पिता के हिस्से में मिलता था, ओके। यानी कि 25% उनका होता था। हम्म, फिर भी हमारे दादा ने हम अपनी लड़की को पूरा एक हिस्सा दिया, अपनी लड़की के बराबर। तो अब एक हिस्सा में हम लोग 4 भाई हैं, तो अब समझ लीजिए कितना कितना आएगा, 300 स्क्वायर फीट। 4 भाई और आपके फिर बच्चे। हाँ हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब एक जगह है, हमने लिया है करीब 400 स्क्वायर फीट है लमसम। अभी वो टीन का सेट है, ऊपर वाला जिस दिन मुकद्दर सही होगा, कुछ आएगा, पर कमाई होगी, बनेगा। एक लड़का वहां चला जाएगा, एक लड़का पुश्तैनी मकान में रहेगा। ये अपनी सोच है, बाकी अल्लाह मालिक है। इंसान कब मर जाएगा, कब हयात में है, कब नहीं है। नहीं सर, बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो तो आपने निभा दिया। हाँ। तो आपका मकान कब का बन चुका। हाँ, ये तो आप लोगों की दुआ का असर है। तो क्योंकि वो जो एक सबसे बड़ा मकान से ज्यादा कहीं ज्यादा ये होता है कि हम अपने बच्चों को। हाँ, एक बात मैं आपको टोकरा, एक बात मैं कहना भूल गया जी। आज के लड़कियों की शादी में कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस बाप होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लाम में एक लड़की की शादी नमाज पढ़ने से ज्यादा सस्ता, नमाज पढ़ने से ज्यादा कम वक्त में होती है, इस्लाम के रूल के हिसाब से शादी। हाँ, इस्लाम में ये है कि एक लड़की की शादी आप लड़के को साथ निकाह कर दीजिए, लड़की चली जाएगी, खाना में कुछ नहीं होता है, ये इस्लाम का रूल है। मगर आज कल के जो लड़के वाले पक्ष है, वो जब लड़की देखने आते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं घर में प्लास्टर है कि नहीं, टाइल्स है कि नहीं। अगर उनको घर पसंद है तो 25% सोच लेते हैं लड़की पसंद हो जाए, और जब देखते हैं घर में बहुत पुराना है यार, तो अब मन दरवाजे पर ही बना लेते हैं, ना बोल देंगे यार गलत जगह लिया है हमको हुआ। तो आज लड़की की जो क्वालिटीज है, जो वो करेगी, जो घर जाएगी, आप इतने सर मुझे इस पे वो लगता है ना कि जो दहेज प्रथा वाला सिस्टम है, मैं मोस्टली मेरे मन में मैं बहुत लोगों से सजेस्ट किया कि आप दहेज देने से अच्छा अपनी बेटी के नाम से कुछ डिपॉजिट दे दें, अपनी बेटी को तो इतना पढ़ा दो तो वो किसी के मोहताज ना। क्या गारंटी है कि जो दहेज लेने वाले लोग हैं, जो उसके लिए दहेज ले रहे हैं कि तुम्हारी बेटी लेके जा रहे हैं, आप दहेज दो, आप पलंग दो, आप फलाना दो, आप ठिकाना दो, सब कुछ दो भाई, भर भर के दो। लेकिन सर ये बताओ, जो लाखों रुपए से कहीं ज्यादा महंगी जो लड़की लेके जा रहे हो, जिसका कोई मोल नहीं है, मोल रत्न आप किसी के बाप से, किसी के परिवार से वो हीरा लेके जा रहे हो, उसे गूंथने के बजाय आप उसे क्या कर रहे हो। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि आज जो लालच का दौर शुरू हुआ इंसान के दिल में, ये बहुत घटिया, ये सोच जो मैंने बताया ना ब्लेड की धारदार परतों पर, तो इनकलाब इतनी तेज दौड़ा लालच का, इतनी तेज दौड़ा, इसकी कोई हद नहीं है। मैंने दहेज प्रथा, बहुत सारी फिल्में आई थी, मैंने भी एक स्टोरी लिखी थी, प्रेम भाई को सुनाया था। अच्छा। हाँ, तो चूंकि हमारे जो भी हम लोग कार्यक्रम में है तो वक्त कम है, इस वास्ते उसको शेयर करना मुनासिब नहीं होगा। नहीं सर, कभी और। हाँ, फिर कभी और जीवन पड़ा। हाँ, तो आज लड़की की शादी लगाना ही सबसे टेढ़ी चीज है, और आपने कर दिया तो जो लड़का का पक्ष है, लड़के वाले हैं, उनको लगता है कि यार हमको कुछ मिला है ना। आप लड़की वाले हो तो आप सोचोगे कि हम लड़की को अपने क्या दे, बल्कि कर्जा भी ले लोगे आप 10-20 हजार 50 हजार अपने हैसियत के हिसाब से। मुझे तो लगता है कि हर बाप जब लड़की की शादी करता है तो कहीं ना कहीं कर्जदार बन जाता होता है ना। अब उसके बाद लड़के वाले के दिमाग में ये रहता है कि यार कुछ मिला नहीं। ये कि लड़की जो बचपन से लेकर 20 साल 22 साल तक अपने वालिद के घर रही है, बाप के घर रही है, जब वो पराये घर में जाती है तो उसको उस घर में एडजस्ट करने में 1 साल लगता है। हमारी लड़की हो या किसी की लड़की, उस घर में क्या पकता है, किस तरह पकता है, कैसे रहन सहन है, तो उसको समझने में, कल्चर को समझने में उसको 1 साल लगेगा। अब 2 दिन के बाद आप टोकना शुरू कर दोगे, यार इसमें नमक ज्यादा डाल दिया आपने, या नमक कम कर दिया, या आपने आटा कम गूंदा। ये मुद्दा सर, आप एक बात, ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये है कि एक लड़की को आप 4 दिन में चाहते हो, जो लड़की 24 साल 20 साल 16 साल 18 साल 18 साल के बाद में, पहले 18 साल के पहले भी शादी हो जाती थी, बच्चों में भी शादी हो जाती, 16-15 साल की लड़की की शादी, अब तो ठीक है 18 20 22, आज तो 30 में भी शादी हो रही। जो वो ड्यूरेशन अपने यहाँ रह चुकी है, उसे आप 3 महीने में कैसे भूल पाओगे, 4 महीने में कैसे वो पॉसिबिलिटी है।
सोच, माँ की भी सोच, जो हमारी सासू माँ हो जाती है, माँ नहीं बन पाती, उसके पीछे रीजन सिर्फ ये होता है कि आप किसी को लाए हो गलतियां निकालने। अगर आपकी बच्ची होती तो आप क्या गलतियां निकालते हैं, उसको सिखाते? जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब किसी लड़के की शादी होती है, किसी की भी लड़की की शादी होती है, तो उसके फिर दो माँ बाप हो जाते हैं। उसका ससुर भी उसका वालिद हो जाता है, बाप होता है, सास भी, हजारों रिश्ते नए जुड़ जाते हैं, बराबर होता है ना। मगर वही सास, वही ससुर जब अपने घर ले जाता है तो वो उसको लड़की ना मानकर उसको बहू ही मानता है। क्यों ऐसा करता है मुझे नहीं पता, मगर जो करता है आज ये फैक्ट है, क्योंकि मेरे साथ बीता हुआ है, मैं भुगतभोगी। ये बात तो आपने सही कही कि ऐसा होता है, बट बहुत रेयर, ये कुछ परसेंटेज भी हैं जहाँ पे लोग अपने बच्चों से ज्यादा अपने घर की बेटियों से ज्यादा बहुओं को प्यार भी देते हैं। हाँ, ये भी सत्य है। हाँ, ये भी सच है। और मैंने एक चीज और देखा है कि जब बेटी आती है, ठीक है, जैसे आपने बोला ना कि बेटी के दो माँ बाप हो जाते हैं, वैसे बेटे का भी सर दो माँ बाप होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बेटी आपके लिए करे तो अच्छा, और अगर दामाद आपके लिए कुछ करे तो बुरा, या एक मेंटेलिटी हो जाती है हमें उनके घर से तो मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अपने बाप से मांग लो। कई ऐसे भी परिवार देखे हुए हैं जहाँ पे लड़की को बोला जाता है कि या दहेज के लिए या किसी चीज के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं कि अपने घर वालों से मांगो। तो जैसे वो घर वाले, ये रिश्ते बिगड़ते क्यों हैं? लोगों को लगता है कि हम एक लड़की लेके जा रहे हैं, अरे अब शादी करना है, वो एक रिश्ता बनाना है, उस रिश्ते में तो सबके सब संबंधी क्यों कहते हैं भाई? कोई मम्मिया ससुर बन जाता है, कोई साला बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। वो सारा ड्रामा जो आप लोग 4 घंटे बैठ के खेलते हो, पहले जब मिलते हो पहले दौर में, बड़ा अच्छा लगता है जी। ये इनको मिलेंगे, प्रणाम करेंगे, झुकेंगे, आदाब करेंगे, सब करेंगे। और जैसे आप लड़की लेके जाओगे, लड़का पहुंचेगा, एक दूसरे महीने मिले तो 4 शिकायतों का पिटारा खोल के बैठेंगे। इसकी वजह मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, मैंने इसको नोटिस किया है। पहले जो शादियां होती थी किसी भी समाज में, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, और मैं सिर्फ पंजाबी की बात नहीं करता, तो मेरा उधर का कोई रूल नहीं जानता। पहले जब शादियां होती थी तो जब लड़की आती थी बहू बनकर किसी घर में, तो उसको कम से कम एक सीजन, यानी कि एक साल उसको पति के कमरे में सोने नहीं दिया जाता था। अच्छा, वो सास के पास होती थी, वो सिर्फ त्योहार पर आती थी। जैसे मुसलमान है, ईद पर आई, बकरीद पर आई, मुहर्रम पर आई, सबरात पर आई। नहीं तो वो तो सर हमारे में शायद उसको बोलते हैं पाँव फेरी या नहीं, वो इतने दिन के बाद एक बार घर पर ससुराल अपने आती थी, मैच्योर होने के लिए। सबसे मतलब सबका मिजाज वो जान जाती थी एक साल में सबका रहकर। वो अपने पति से बातचीत कर सकती थी, खाना खा सकती थी, शादी मगर सो नहीं सकती, संबंध नहीं बनेगा बस। हाँ, क्योंकि वो शादी जो होती थी ना, वो सम्मिलित परिवार में होती थी। अब सम्मिलित परिवार कहीं कहीं है, जॉइंट फैमिली, हाँ, जॉइंट फैमिली कहीं कहीं है। तो सम्मिलित परिवार से ये फायदा होता था कि जो बहुएं थी वो टाइमली उठती थी, और जब उनको प्रसव की बारी आती थी तो लास्ट तक, यानी कि आज शाम तक उन्होंने रोटी भी बनाया, खाना बनाया, पानी भी भर लिया, सुबह पता चला कि उसको लड़का हो गया। कुछ पता ही ना। आज क्या है, एक बहू आती है जब 3-4 महीना या 2 महीना हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया अब मैं क्या आराम करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब बताइए, डॉक्टर ने सास के सामने कह दिया, बहू कहाँ काम करेगी? काम नहीं करेगी तो पेट कैसे फैलेगा, फेफड़ा कैसे फैलेगा, आराम से बच्चा नहीं पैदा होगा, तो ऑपरेशन करा। कहाँ से आएगा 50-60 हजार रुपए हर फैमिली के पास? 50-60 हजार तो बहुत रेयर हो गया, मतलब ज्यादा ही है। इतना ही पैसा आज कहाँ आएगा? हर फैमिली का कम बात कर रहा है, कहाँ से आएगा? और आजकल तो मुझे लगता है कि डॉक्टर के, जब आप डॉक्टर कंसल्टेंसी लेने जाते हो, तो डॉक्टर का ये एक तरीके से दिमाग ही हो जाता है कि आप कोई काम मत करो। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, शायद कोई डॉक्टर उठ के क्लेम करते, वो ठीक है, वही लड़की रिस्पेक्ट है, वही लड़की आखिर तक काम करती थी, पानी भरती थी, खाना बनाती थी, सुबह पता लगा परिवार में कि उसको लड़की या लड़का हो गया। ये हमने सर देखा हुआ है बचपन में। और गाँव घर पर होता था, दाई घर पर आती थी, हाँ, चली जाती थी। मेरा जो घर था वहाँ पे
हमारे घर के 2 नीचे कमरे थे जहाँ पे बच्चे पैदा होते थे, और वहां पे इतने बच्चे पैदा हुए। और मोस्टली एक दाई थी हमारी, वो आती थी और वही बच्चा जो है, चाहे वो लड़के हुए, मोस्टली लड़के हुए लड़कियां हुए, लेकिन बड़े इजीली वो 2 घंटे 3 घंटे का पीरियड होता था। और जब तक लड़का रोने होने ना लगे, जब तक थाली उली ना बजने लगे, तो पहले थाली बजाते थे। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद में घर के जो नीचे जो भी लोग होते थे, तो थाली तो लगता था कि हाँ, हम बच्चे थे तो हमें क्या पता था, हमें लगता था कुछ तो हो रहा है, बच्चा आ गया। तो अब जब बड़े हुए तो हमें लगा कि हाँ, ये प्रोसेस हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में इधर आप जैसे जाते हो, आपको बोला जाता है कि इस टाइम पे डिलीवरी होगी, और आज नॉर्मल डिलीवरी हो कहाँ रही है। गुना होने की वजह है ना, रेयर हो गया, बिल्कुल रेयर। यही वजह है कि वो लड़की की जो शरीर है, उस शरीर में ना उतना ब्लड रह जाता है, तो ये काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, दवा खा रही है। आज एक बार मैं हिंदुस्तान पेपर में लिखा था कि जो दवा है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक खा खाकर अब वो एंटीबायोटिक का भी ऐसा हमारे शरीर पर नहीं हो रहा है। हमने इतनी एंटीबायोटिक खाई है। कोई भी चीज अगर आप रेगुलर ज्यादा जब हो जाता है, तो वो रेजिस्टेंस जो होता है अपनी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं उतना डेवलप हो जाता है। इतनी दवा, जितनी दवा आप खिला रहे हो हमारे बहू को या किसी की लड़की को, वो उससे ज्यादा उससे को फल खाए, उससे को मेवा खाए। हाँ, वो चीजें लो जो कि जनरली घर में या आयुर्वेद काइंड ऑफ हो, जो आपके बॉडी में कहीं पे कोई साइड इफेक्ट ना दे। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो क्या होता था, यार इसको पीलिया लग रहा, थोड़ा पीला है, तो दाई लोग कहते धूप में सोना देते, पीलिया दूर हो जाए, धूप में सोना देते, पीलिया खत्म हो जाता था। आज उसको क्या भाई शीशा में रखना है, 4 ट्यूब जलता है, 1200 रुपया पर दीजिए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया आज की डेट में। आपको आपसे पैसा लेना है ना डॉक्टर को। ये तो बहुत रेयर, मतलब बच्चों का ऐसा, बच्चों के नाम पे सर देखिए, ऐसा है भी ना कि एक जिगर का टुकड़ा होता है जब बाप के, जब बाप को मिलता है, जब माँ इतने 9 महीने तक कष्ट के साथ उसको देती है, तो वो अब वो घर बिक जाए, पर वो नहीं चाहिए मेरे औलाद को कुछ हो, चाहे उसका बाप भी नहीं चाहेगा ना उसकी फैमिली चाहेगी। वो तो एक दिमाग के साथ खेल के जो भी चीजें हैं वो तो होती हैं। जितने डॉक्टर आज के डेट में हैं, अगर आप याद करोगे 30 साल पहले तक, तो शायद इससे 2% डॉक्टर रहे होंगे। अरे सर, आजकल नर्सिंग होम तो ऐसे खुलते हैं जैसे आप बिलीव नहीं कर सकते। जितने मरीज नहीं होते तो नर्सिंग होम हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब हमारी अपनी कमियां हैं। अब जैसे अभी हमने कहा आपसे कि आज जिस कमरे में हम सोते हैं, या हम लोग मान लीजिए उम्र ज्यादा हो गई है, जो हमारा बच्चा सोता है, लड़का, जवान लड़का, बहू सोती है, उसके लड़के सोते हैं, जब वो सुबह उठता है तो उसी कमरे में नहा लेता है, वहीं बैठकर नाश्ता कर लेता है। अभी उसके शरीर में जो लहू है, खून है, वो जरा सा भी हिचकोला नहीं खाया है रात के सोने में। खाना खा लोगे तंदुरुस्ती क्या बनेगी? कम से कम 10 मिनट तो व्यायाम कर लो यार। हाँ, थोड़ा वॉक कर लो या कुछ तो फिजिकल वर्क। पहले के लोग लुंगी रखते थे, गमछा रखते थे, कुआं पर जाते थे, 20 बाल्टी पानी खींचते थे, नहाते थे, तेल लगाते थे, डंड बेटा मारते, फिर आगे नाश्ता करते थे। आज के युवा बूढ़ा क्यों जल्दी हो जा रहा 45 साल के बाद? एक तो टाइम उसका खाना नहीं है, और दूसरे वो कुछ करना नहीं चाहता। मोबाइल ने जो सिस्टम खराब कर दिया, रात के सारा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक गली में बैठ के 4 लोग बैठे रहेंगे, कोई से बात नहीं करेगा, मोबाइल चलाते रहे, अपने मोबाइल में देखेंगे खाली। लग रहा है वहां कोई है ही नहीं है। आप गुजर जाओ, यकीन नहीं होगा वहां कोई होगा। अब कोई एक दूसरे तरफ देखता भी नहीं है, वो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। अबे तुम सोओगे कब यार? कब उठोगे? मोबाइल का तो सर लोचा ऐसा हो गया, वो कोई भी हो घर पे भी आजकल क्या है कि जब तक वो चला नहीं लेगा तो सोएगा। तो हम इसको, अगर जो घर में आपकी आंख खुलते के साथ में पहले इंसान जाते थे तो माँ बाप को प्रणाम करते थे, या भगवान को, या ऊपर वाले को, या जिसको भी आप मानते हो, पहले वो आपके जहन में। लेकिन आज पहले मोबाइल पे हाथ जाता है, चाहे वो घड़ी देखने के बहाने हो, 4 मैसेज पड़े हो तो आप खोल लेते हैं, वहीं पे आप बड़े मोबाइल चलते हैं। तो यही एक बात है ना कि हम अगर किसी भी चीज की योजना बनाए, जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं है। जीवन से बड़ा कुछ नहीं ना।
तो हम अपने जीवन के लिए योजना बनाए कि हमारा जीवन सफल कैसे हो। हम अगर बासी रोटी भी खाएं तो हमारे शरीर में लगे, वो तब लगेगा जब हमारा दिमाग दुरुस्त रहेगा, जब हम ना हमारी नींद पूरी हो रही है और ना हम अपने शरीर को जो है कुछ वार्म अप कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, वो कहाँ दुरुस्त रहेगा। नींद से आंख भारी, मिजाज काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। आप जो खाना खाओ, खाने वाले 3 रोटी खाओ 1.5 रोटी, कहाँ तंदुरुस्ती बनेगी। आप योजना बनाना पड़ेगा। एक जंग जीतने के लिए भी योजना बनानी पड़ती है, बिना योजना जंग नहीं जीती जाती। कहते हैं जिंदगी जंग है। हाँ, तो आप योजना बनाओगे जीतने के लिए। हाँ, उस जंग को जीतने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। तो बिना सिपा सालार के आदमी जंग नहीं जीत सकता, कितनी बड़ी फौज हो, उसको एक सिपा सालार चाहिए। तो जो गार्जियन है सिपा सालार है। मगर मामला आज के दौर का इतना उल्टा है। एक उस्ताद शायर हमारे, उन्होंने, उनकी बात याद आ गई, मैं अगर कहिए तो हम बताइए। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। क्या बात है। अपने लड़के के बारे में बता रहे हैं, देखिए कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे सब कुछ खुशी दी है वही गम से मिलाता है। कहूं किससे भला कैसे कोई समझाया यारो, सिखाया बोलना जिसको वही अब चुप कराता है। चुप हो जा, तू का जन्म बुढ़वा हो गया। ये सब क्या है? क्योंकि ये मोबाइल की देन है, सत्य है, और ये मोबाइल की देन है, और हमारे घर में धन से जो हम जुदा हो गए हैं उसकी देन है। अगर हम अपने घर में अपने धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से काम करें तो शायद इसमें हम कामयाबी हासिल कर लें। हम भले इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाएं, मगर जब घर आ जाए तो उसको धर्म की शिक्षा भी दें। किसी धर्म का आदमी हो। ये बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि यदि आप इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आजकल तो लोगों की मांग हो गया इंग्लिश मीडियम के साथ में आपका बच्चा हिंदी नहीं बोल पाता, वो घर है तो उसको धार्मिक, और जो इंग्लिश की वजह से आपके दादा, हर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे नहीं है। हो सकता है बहुत हाई सोसाइटी के आप हो तो वो इंग्लिश में बात कर लें, लेकिन आज हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, और उसकी दादी नहीं पढ़ी इंग्लिश मीडियम। हाउ टू कनेक्ट यार, कैसे वो कनेक्ट होगा बच्चा? उसका दादा नहीं पढ़ा इंग्लिश मीडियम, वो तो बात भी नहीं कर पाते। देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य कहते हैं ना, जिनकी हैसियत नहीं है इंग्लिश मीडियम पढ़ा सके, मगर वो देखी देखा करते हैं। मेरा बच्चा वो इनसे छोटा, इनसे कम कैसे? वो उनको पता नहीं है कि 5 के बाद हम क्या करेंगे। इतना खर्चा पड़ जाता है 5 के बाद, इंग्लिश मीडियम पढ़ा, फिर आप हिंदी पर आ जाओगे। तो यार अभी से शुरू हम हिंदी से कर ले, क्या दिक्कत है? नहीं, आप इंग्लिश पढ़ाइए। मैं इंग्लिश मीडियम को और हिंदी मीडियम को मैं नहीं कह रहा कि संस्कृत पढ़ाइए या आप उर्दू ही पढ़ाइए, आप किसी एक चीज को, लेकिन जो जनरल आपकी जो मदर टंग है आप उससे भी अपने बच्चे को दीजिए, ताकि आपके जो अपनी जो संबंध है, जो आपका एक बैकग्राउंड है, वो उस बच्चे को पता रहे कि मैं इस ग्राउंड से आता हूँ, ये मेरे दादा थे, ये मेरी दादी थी, या मेरी ये झलक हो पाए बच्चा। ये ना हो कि इंग्लिश के चक्कर में वो एकदम दूर हो जाए, जैसे इंग्लिश से लोग, हम जैसे लोग दूर होते हैं, वैसे वो बच्चा कहीं अपने उन चीजों से ना दूर हो जाए। ठीक है, मम्मी पढ़ा लेगी या पापा पढ़ा लेंगे या जो भाई बहन होंगे वो पढ़ा लेंगे, लेकिन आप सबसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके चाचा भी वो इंग्लिश बोलते होंगे, आपके चाची भी बोलती होंगी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में तो उसकी वजह से फर्क आएगा। ये फर्क जो है ना, ये मिटाया जा सकता है, मगर अब चूंकि इतना ज्यादा खाई हो चुका है, उस खाई को पाटने का मतलब है कि बहुत वक्त लगेगा, मगर आप प्रयास करें तो पाटा जा सकता है। पाटा जा सकता है ना सर। किसी ने कहा आपका पॉडकास्ट नहीं चलेगा, भाई आप वो दिखा रहे हो, इसको क्यों दिखा रहे हो? ये क्या है, क्या ये क्यों कर रहे हो पॉडकास्ट? क्या मिलेगा इससे? हमें पैसा नहीं चाहिए। जिस दिन हो सकता है ये पॉडकास्ट, शायद मैं जब तक हम रहेंगे तब तक ये कोशिश करते रहेंगे, और नहीं होगा तो ठीक है जी, नहीं होगा वैसे तो कोई आज तक मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा जो नहीं हुआ। भाई मैंने शुरू में ही कहा था ना कि जो आप कोशिश कर रहे हैं ये एकदम नई चीज है, बहाव के खिलाफ आप तैर रहे हैं,
तो उसको देखने वाला बंदा जरूर खड़ा होगा कि यार बाहर खिलाफ क्यों तैर रहा। तो एक होगा, फिर दो होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 100 होंगे। किसी ना किसी दिन तो हमारी पब्लिक को समझ में आएगी कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, वो मेहनत हमको करनी है। हो सकता है कि शायद हमारी वीडियो कभी बहुत अच्छी क्वालिटी में ना हो या किसी चीज में ना हो, शायद पब्लिक को हमारा वैसा लगता हो, लेकिन हम हर रोज कोशिश करते हैं कुछ नया करने का। हो सकता है हमारे पास बहुत से संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी सोच अच्छी है दोस्त, और बहुत अच्छी है। होता है कि जो लेने बैठा उसको दीजिए तो भरपूर इच्छा से लेगा, वरना लोग यही कहते हैं अरे चलो यार तुम जैसे बहुत आए बहुत गए। खैर, जिसको जिस स्वरूप समझना है वो तो अलग बात है। जिसको जिस नजरिए से, हमारा जो सोच है उस नजरिए से अगर हम जिसको देखते हैं तो हमारे साथ बस हमारा नजरिया अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, और सब बेहतर होगा अपने आप। हमें किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, हम पहले सुधरे, अपने सोच को बदले, परिवार की सोच को बदलाए, समाज अपने आप बदलेगा। हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं कि हम इनकलाब लाए, हमको नहीं है। इनकलाब का अपने वो बोला था, एक इसी के साथ हम लोग अपने पॉडकास्ट को विराम देंगे। इनकलाब का मतलब, आपके पिताजी ने जब पूछा था कि आपको थप्पड़ मारा और आपने बोला 14 साल के आप थे, तो सर इनकलाब का मतलब मुझे भी इतना और हमें लगता है पब्लिक हमें भी सुना है सर इनकलाब जिंदाबाद। हमने कभी भी नहीं पूछा इनकलाब का मतलब क्या होता है, आज पहली बार जहन में आया। अच्छा, इनकलाब का मतलब क्या है? जिसे इनकलाब जिंदाबाद लोग बोलते हैं। इनकलाब मतलब होता है बदलाव, बदलाव जिंदाबाद। हाँ, बदलाव, इनकलाब, बदलाव। तो जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे अपने समाज में, अच्छी बातों को लाएंगे, बुरी को हटाएंगे। हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, इनकलाब। हम लोग भी तो रिश्तों पे इनकलाब लेके आए हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि ये जो आप लोग साहसी काम कर रहे हैं, हाँ, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग धारा के खिलाफ बह रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं पॉडकास्ट बंद हो जाएगा। धारा के खिलाफ बह रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग हिम्मत बना के रखते हैं और धीरे धीरे अगर इसका माउथ प्रचार होता है, और कहीं जरा सा भी मतलब 5% लोग इससे जुड़ेंगे, तो 5 से 50% हमें पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल ये जो फैमिली हमें देख रही है, अगर इन्हें जरा भी हमारी मेहनत पे और हमारे सोच पे थोड़ा भी यकीन हुआ, तो जरूर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप भी बोलें। जो भी हमारा चैनल प्लीज आप सब लोग सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली में, अपनी दोस्ती यारों में। और हम कोशिश करेंगे कि और भी बेहतरीन बातें, और भी अच्छी बातें, समाज से जुड़ी बातें, चाहे वो दहेज प्रथा को लेके हो, शादी को लेके हो, किसी भी प्रकार की हो, एजुकेशन को लेके हो, जो फैमिली में, उस पर हम ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ में जो समाज में एक दूरी देख चुके हैं, अपने जीवन में कुछ कर चुके हैं। देखो भैया, सेलिब्रिटी के साथ हम भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। मैं हूँ कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक पूनम सिंह, मुंबई में 15 साल काम किया है और बेहतरीन काम किया है और बड़े से बड़े शो किए हैं। लेकिन सेलिब्रिटी के साथ में, मेरे लिए सेलिब्रिटी मेरे समाज का वो हर व्यक्ति है जो मेरे आस पड़ोस में रहता है। और जो रहता है ना, लोग आज कह रहे हैं कि इनको कौन देखेगा, कोई तो देखेगा। हर एक घर में एक हीरो है, हर एक घर में एक सेलिब्रिटी है, और उस सेलिब्रिटी से जो ना मिल पाया, वो सिर्फ स्क्रीन के 70 इंच के पर्दे पे ढूंढ रहा है अपने माँ बाप को। तो मैं बता दूं, पहले घर में देखो, जो कि इतना बड़ा जो पर्दा लगा हुआ है ना आंखों के ऊपर, उसको हटाओ। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने भाई बहन से प्यार कीजिए, दोस्ती यारी उसके बाद कीजिए, और समय मिल जाए उन सब चीजों से तो अपने ऊपर वाले को याद कीजिए। हालांकि वो सबसे प्रथम चीज है जो कि आज की डेट में आप जब अपने इष्ट को याद करते हो तो आपका इष्ट आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए हमारे इस पॉडकास्ट को बस हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स में हमें जो भला बुरा बोलना हो दोस्तों बोल देना। कुछ अच्छा लगे तो कुछ अच्छा भी बता देना, ठीक है। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट सर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में, फिर इसी तरह की मजेदार बातों के साथ में। मैं अभिषेक पूनम सिंह और प्रेम जी, और सर आप अपना नाम एक बार दर्शकों को प्यार से बता दीजिए।
जलाल। जलाल जी। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।